आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल। और हमारे साथ जो है बात करने के लिए आज मौजूद हैं तो पूर्व विधायक मुस्तफा हाजी यूनुस साहब। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि पुनीत शर्मा जो नए नए जोन के जो चेयरमैन बने, वो कहना है कि लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही कि लोगों का घर जो है 5-6 महीने तोड़े जाएंगे। तो लगातार बातचीत करने के लिए हम हाजी जी से कहेंगे। हाजी जी, हम देख रहे हैं कि पुनीत शर्मा जो है भी नए नए जोन के जो ऑफिसर अभी बने हैं, चेयरमैन बने हैं, लगातार मुस्तफा को टारगेट करता है। कहा जा रहा है कि 6-6 जो 5-5 मंजिला मकान है उनको चिन्हित कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो आएगा पीला पंजा। असल में भाजपा की नीति है ये मुस्तफाबाद में ही नहीं पूरे दिल्ली में चल रही है कि दिल्ली के जो लोग बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपना गुजारा करते हैं फ्लैट वगैरह लेकर, उनको बेघर कैसे करा जाए। उनको बेघर करने की जिस तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा था, इसी तरह से दिल्ली में मोदी जी ने वही बुलडोजर की स्कीम को जो है लागू कर दिया है दिल्ली के लोगों को बेघर करने के लिए। अच्छा सर, हम बात करें भी मुस्तफा विधानसभा में आपकी जानकारी में आपने काफी लड़ाई उसकी लड़ी है, जो मुस्तफा डिस्पेंसरी के नाम से तिराहे पे सीबीआई तिराहे पे मौजूद है। हम इस बात को जानते हैं कि आपने कई सारी लड़ाइयाँ उसकी लड़ी है। बावजूद कि सरकार जो 4 से 5 महीने पहले सरकार चुनाव में सभी पार्टियां आई थी और वादा किया गया था, बीजेपी ने कहा था इस बात को लेकर कि अगर वो सत्ता में आती है तो इस बिल्डिंग को डेमोलिश करके एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला या अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों को जो है काफी फायदा होगा। लेकिन हमने अभी विजिट किया, हमने आपको वीडियो दिखाई, इतनी बदतर स्थिति में वो चीज है कि गंदगी है, नशेड़ी गंजेड़ी तरह के लोग जो वहाँ पे प्रवास कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वही मतलब क्या कहेंगे सर। सरकार का तो वादा था कि हम आए तो उसको बहुत अच्छी प्रयोगशाला बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। देखिए, वादे करना बहुत आसान होते हैं, लेकिन वादों को पूरा करना जो है, इससे पहले दिल्ली में हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, मैं विधायक था, तो उसकी मैंने जो है फाइल चलाई थी पॉली क्लिनिक के लिए। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, इमरजेंसी में किसी को खुदा ना खास्ते कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको करीब से करीब जीटीबी, शास्त्री पार्क या अपने अरविंद हॉस्पिटल और पंत वगैरह ले जाया जाता है। तो उसमें हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन जी के जरिए पॉली क्लिनिक पास हो गई, टेंडर हो गया। टेंडर होने के बाद जब उसमें काम शुरू होने लगा तो वो बिल्डिंग को पाया गया कि वो बिल्डिंग की जो ढांचा है वो बहुत कमजोर है, और उस कमजोर ढांचे की वजह से उसको वहीं के वहीं रोक दिया गया। उस पर फिर डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी के जांच के ऑर्डर कर दिए। अब थर्ड पार्टी के जांच के ऑर्डर फ्लड डिपार्टमेंट को करे। डिपार्टमेंट ने उसमें, पीडब्ल्यूडी ने ये पाया कि इतनी जल्दी कोई भी बिल्डिंग डैमेज कैसे हो सकती है। तो उसके अंदर इतना बुरा हाल था मटेरियल का, और कि इतनी खस्ता बिल्डिंग हो चुकी कि जब उसकी जांच के लिए थर्ड पार्टी के ऑर्डर हुए तो ऑर्डर भी थर्ड पार्टी के किसे करेंगे, फ्लड डिपार्टमेंट को, जबकि वो बिल्डिंग बनाई फ्लड डिपार्टमेंट ने थी। तो जिसने जो चीज बनाई थी वो अपने खिलाफ कैसे जांच की रिपोर्ट दे देता। तो उन्होंने अपने खिलाफ उसकी रिपोर्ट को सही नहीं देकर उसमें लीपापोती करी, जिसके बाद वो फाइल एलजी साहब के पास गई। एलजी साहब ने उस फाइल को बिल्कुल रद्दी के टोकरे में डाल दिया और इसको बनने से रोक दिया गया कि इसकी जांच होगी। ना एलजी साहब ने आज तक उसकी जांच कराई है और ना ही उसके काम के ऑर्डर दिए। अच्छा सर, ये जो फाइल बाजी हम देखते हैं, फाइल दर बदर घूमती है, इस ऑफिस घूमती है, लेकिन जो आम जनता है जिसको एक आस है, काम होना चाहिए। ये तो आपने लड़ाई लड़ी, आपने लगातार लड़ाई लड़ी, आप इस कोशिश में थे कि वो पॉलिक्लिनिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उससे आम जनता को क्या। ये तो जो हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता पॉलिटिशियन है, उनका मकसद ये है कि जनता को राहत पहुंचाना। जब वो इस बात का वादा करते हैं कि हमारा मकसद तो एक ही, चाहे कोई सी पार्टी से हो, तो फिर अच्छे कामों में अड़ंगा क्यों लगाते सर। उसी की वजह से, एलजी साहब के अड़ंगे की वजह से, आपको मालूम है एलजी साहब का ताल्लुक बीजेपी से है। जो काम एलजी साहब के हाथ में आ जाता है वो काम दिल्ली में होना आम आदमी पार्टी के टाइम में नामुमकिन सा हो रहा था। तो उसी चीज को देखते हुए हमने फौरी तौर पर जो है 2 मोहल्ला क्लिनिक, जो एक अपने मुर्गी फार्म पर है और एक फेज 7 में शिव विहार में, ये पोटा केबिन वाले 2 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार द्वारा हमने बनवाए और वो चालू कराकर, और उसमें आपने देखा होगा, अब तो मैं कह नहीं सकता बीजेपी के टाइम में, क्योंकि ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिकों के स्टाफ को ये लोग निकाल रहे हैं और बंद करते जा रहे हैं। तो अब क्या हालात है मुझे फिलहाल नहीं पता,
और जब से वो बने थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की आवाम को बहुत अच्छा, हम फायदा देख हुआ। रहे थे कि जब चुनाव के टाइम पे अली मेहंदी जो है इस बात पे बहुत कर रहे थे, और वो अपनी पीठ को थपथपा रहे थे कि साहब हमने तो डिस्पेंसरी बनाई थी, और आम आदमी बीजेपी के लोगों ने जो उसको बंटर बाट करके खराब कर दिया। वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, कह रहे थे कि भाई हमने तो अपने दौर में जो हम उनके जो पिता जो हसन अहमद जो विधायक थे, कि हमने तो बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनाई थी। तो जब बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनी थी, तो इतनी जल्दी वो डैमेज कैसे होगी सर? वो देखिए उन्हीं के टाइम में बनी और उन्हीं के टाइम में खंडर हो गई। आपने देखा होगा कि वो, मैं जब 2015 में यहाँ आया था, 2015 का मैंने चुनाव लड़ा, तो 2015 में तो वो चालू नहीं थी। तो जब वो उन्हीं के टाइम में बनी और उन्हीं के टाइम में बंद हो गई, तो क्यों बंद हो गई, ये सोचने वाला सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था, क्यों इतनी जल्दी वो बंद हुई। अच्छा, क्या ये पुलिस शर्मा के बारे में आप देख रहे हैं कि लगातार चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ट्रेंडिंग हो रही है कि मुस्तफा के लोग डरे हुए हैं कि भाई पता नहीं किसका नंबर आएगा, 5 मंजिल 6 मंजिल टूटेंगी। वो कह रहे हैं कि मकानों को चिन्हित कर रहे हैं, और बाकायदा उसकी लिस्ट आएगी, उसके बाद जो है काम स्टार्ट होगा। तो फिर ये मुसलमान, ये जो मुस्तफा के लोग हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? कौन है जो उनको राहत पहुंचाएगा और उनके हक की लड़ाई लड़ेगा सर? देखिए जहां तक ये 5 मंजिल का टूटने का सवाल है, 5वीं मंजिल का, तो वो तो इंशाल्लाह जिनकी बिल्डिंगें सही है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनकी 5वीं मंजिल किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगी। अलबत्ता कुछ दलाल किस्म के लोग जो है यहाँ दलाली ज़रूर कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद में। और रहा सवाल इसका कि वो लोग कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुस्तफ़ाबाद में अब तक जो भी लीडर आए वो बाहर से ही आए, और बाहर से आकर उन्होंने यहाँ की भोली भाली आवाम को गुमराह करा। और हमारे यहाँ के मुस्तफ़ाबाद के लोग इतने भोले हैं कि ये हर किसी पर यकीन कर लेते हैं, और यकीन करके उसको अपना यहाँ का सब कुछ सर पर बिठा लेते हैं और उसको यहाँ जिताते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है, वो फिर अपना यहाँ से फिर बाहर जाकर बैठ जाता है। पहली जैसे देख रहे हाजिर, हम कुछ त्रुटियां हो गई थी कि जैसे बिल्डिंगों को लोग असमंजस की स्थिति में है कि कौन उनकी रहबरी करेगा। अब अब बात कर रहे थे हम डिस्पेंसरी की भी, कि अली मेहंदी सीना ठोक ठोक के बोला था सर, ये कि ये जो जोन के जो चेयरमैन बने, क्या लगता है कि जो मैं हम देखते कि जो जो बिल्डिंगें बनी है 5 या 6 माले, उसमें संरक्षण सरकार कर रहा है, उसमें पुलिस का संरक्षण रहा है, उसमें एमसीडी के लोगों ने बराबर उगाही करी है। तो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई क्यों? कार्रवाई तो उन लोगों भी होनी चाहिए ना, जिन लोगों ने पैसे लेके उसको बनने दिया है। मैं वही आपसे कहना चाह रहा था, हमारे यहाँ जो भी सियासतदान आते हैं मुस्तफ़ाबाद में, जी। वो बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ के भोले भाले लोग उन पर यकीन कर लेते हैं। वो यहाँ किराए की दुकान, किराए के मकान लेकर और यहाँ सियासत करते हैं। अब बाहर से आने वाला, मैं भी 2015 में बाहर से आया, लेकिन बाहर से आने वाला आदमी यहाँ के दुख दर्द को क्या समझेगा। दुख दर्द को वही आदमी समझ सकता है जो यहाँ रहे और बीच में रहकर आवाम के मसाइल को समझे। आज जो ये मसला चल रहा है, इसमें ज्यादातर क्या हो रहा है कि दलाली हो रही है। लोग उल्टी सीधी शिकायतें करके एमसीडी वालों के साथ घूम के उनमें दलाली कर रहे हैं। रहा सवाल रहबरी का, उनकी सरपरस्ती का, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी मामले मेरे पास सीलिंग के ताल्लुक से आए हैं, जो बेचारे परेशान लोग मेरे पास आते हैं, मैं 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मैं बाहर से नहीं आता। मुझको तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा अरसा मुस्तफ़ाबाद में रहते हुए हो गया। मैं 2014 के नवंबर में मुस्तफ़ाबाद में आया और आज तक मैं मुस्तफ़ाबाद में हूँ। 2025 का जून चल रहा है। तो जो यहाँ रहकर लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो जब तक मुझे किसी की परेशानी का मालूम नहीं होगा, मैं उसका हल कैसे करूंगा। जितनी मेरे पास इसके मकान से लेके मसाइल आए, उसमें एक दो ऐसे मसले थे कि जो बिल्डिंगें खस्ता हाल है, वो जिनका सब तोड़नी पड़ेगी। उतरना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने उनको टाइम दिलवा दिया कि भाई आप लोग इसकी तोड़ा ताड़ी ना करो, या तो ये इसकी रिपेयर करा लेंगे। अगर आपकी समझ में आ जाए कि रिपेयर ठीक हुई है तो आप इसको ओके कर देना, अगर रिपेयर ठीक नहीं होती है तो ये उसकी मंजिल को खुद उतार लेंगे। क्या लगता है, जब तो अभी आपने पिछले दिन हम देख रहे हैं, 2 सवाल और में आपसे बचे हैं कि अर्शी वाला जो मामला था, कि हमने देखा बहुत सारे लोग वीरा ने सर, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, कहानी खत्म हो गई है, वो सालों चलेगा, केस कब होगा? तो कब है ऐसे जंगने अपराध को जब सरकार बार बार जो है आईपीसी और सीआरपीसी को खत्म करके बीएनएस में सरकार ने डिग्री सोच के कि भाई ये कानून जो मजबूत है, हर 6 माह के अंदर इसका निवारण होगा। तो सर मुझे ऐसा कोई भी केस समझ नहीं आता जो 6 महीने जिसका निवारण हुआ हो। सरकार के जो दावे थे कि हर 6 महीने में इसका निवारण होगा,
हर केस का, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल केस चलते थे, कुछ निवारण नहीं होता रहा। तो अभी भी कहाँ हो रहा है सर? वही ढाक के 3 पत्ते। नहीं, देखिए, इस केस को जो है हम लोगों को कोशिश करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलकर इस पर सजा होनी चाहिए। जब आप वहां मौजूद थे अर्शी के मामले में, डी 2 गली में, मैं भी वहां मौजूद था। मैं उनके साथ आखिर तक कंधे से कंधा मिलाकर रहा। मैंने, आपको याद होगा, उसी वक्त एक बात कही थी। मैंने कहा इनकी बात से, पुलिस की बात से मुझे अंदाजा लग रहा है कि वो लड़का पुलिस की गिरफ्त में है, और जहां तक मुझे यकीन है वो पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस चाहती तो जिस तरह से पुलिस ने उसको मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तारी दिखाई है, उसमें क्या उनकी आपसी सेटिंग हुई मैं नहीं जानता इस चीज को, लेकिन जिस तरह गिरफ्तारी दिखाई है, इसी तरह पुलिस उसको, वो पुलिस वाले के ऊपर ब्लेड मार देता है और पुलिस उसके पैर में गोली मार रही है। अरे, ऐसे आदमी के तो सीधे सीने में गोली मार देनी चाहिए थी, उसका मसले हल हो जाता। और रहा सवाल केस का, तो हम लोगों को कोशिश करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर और इसमें जल्द से जल्द सजा करानी चाहिए।